जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास हमने देखा था शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के प्रकार एवं शिक्षा के अभिकरण। आज हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान का विकास क्रम, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की विशेषताएं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तथा फिर शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में मिला के शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग पिछला क्लास ना देखें वो लोग आई बटन पे क्लिक करके पिछला क्लास जाके देख सकते हैं। हमने देखा था कि शिक्षा क्या है, तो व्यक्ति के अंदर पूर्व निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसी भी राष्ट्र को अग्रणी राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने के लिए मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। भौतिक संसाधन जो होते हैं, ये भौतिक संसाधन अत्यधिक सीमित एवं प्रकृतिजन्य होते हैं। अब मानव संसाधन को ही पूरा का पूरा राष्ट्र को आगे ले जाने में पूरा का पूरा जो मानव संसाधन को ही श्रेय जाता है। जनसंख्या हम लोग के यहाँ जो बढ़ गई है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है अभी वो संतुलित अवस्था में है, लेकिन जो बढ़ चुकी है वो दिक्कत है। जैसे अगर वही जनसंख्या अगर पढ़ी लिखी हो, उनको हम संसाधन के तौर पे इस्तेमाल करने लगे तो वो जनसंख्या हम लोग के लिए दिक्कत ना होके कहीं ना कहीं एक विकास के अवसर लाएगा, राष्ट्र को आगे ले जाएगा। जैसे अगर बाहर ही हमारे यहाँ 10 ट्रक खड़े हों, 10 के 10 चलने की स्थिति में ना हो, खाली खड़े हैं, जगह छका के खड़े हैं, कोई हमको जरूरत पड़ी, काम कराना है, कोई फंक्शन है तो उन लोग को स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं हो रहा तो धक्का दो, जबरदस्ती ढकेल के दूसरी जगह ले जाओ और फिर उसके बाद वहां से उठा के अपनी जगह लाओ। तो 10 के 10 हैं तो 10 ट्रक, लेकिन चलने की स्थिति में नहीं है तो बहुत टेंशन है, वो सरदर्द है। लेकिन अगर वही 10 ट्रक रोड पे चल रहे हैं तो फायदा ही फायदा है। संसाधन के तौर पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अलग बात हो गई। सेम वही जनसंख्या के लिए भी है। जनसंख्या हम लोग के पास है अधिक, अगर वही संसाधन के तौर पे यूज किए जाए तो शायद राष्ट्र कहीं और होगा। तो उसी के लिए शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, वो सब अलग बात है। आइए हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति माना जाता है कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था। और मनोविज्ञान दो शब्दों से, मनोविज्ञान का इंग्लिश होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो शब्दों का योग है, साइकी और लोगस। साइकी का धर का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन करना। और इस प्रकार साइकी धन लोगस का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन करना। ये जो अर्थ बताए, ये बताए थे आपको एक गैरिट महोदय। इसे गैरिट महोदय ने कहा कि साइकोलॉजी साइकी धन लोगस से बना है और साइकी का अर्थ इन्होंने बताया कि आत्मा होता है। और मनोविज्ञान को वास्तविक रूप में आज के दौर में क्या देखा जाता है, तो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। लेकिन इससे पहले मनोविज्ञान को क्या क्या माना गया, किस किस चीज का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान माना गया, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और उसी को हम लोग नाम देते हैं कि मनोविज्ञान का विकास क्रम। ठीक है, तो मनोविज्ञान को सबसे पहले माना गया जो वो था आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। और इसके समर्थक रहे हैं प्लेटो, डेकार्टे, अरस्तु और रुडोल्फ गाइकिल। सबसे पहले साइकोलॉजिया शब्द का जो प्रयोग किए थे वो थे रुडोल्फ गाइकिल। और आत्मा का मनोविज्ञान जो माना उस पर सबसे अधिक जोर दिया अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, तो यह प्राणियों के अंतःकरण या आत्मा का विज्ञान है। हमारे जो इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जिह्वा एवं त्वचा, हमें बाह्य जगत का जो कुछ भी ज्ञान होता है इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान होता है। और ये जो इंद्रियां होती हैं, ये इंद्रियां हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराती हैं और आत्मा को जान लेना ही मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया। लेकिन जब आत्मा का विज्ञान नाम के पीछे विज्ञान शब्द जुड़ा तो विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है, विज्ञान हमेशा प्रयोग मांगता है।
और आत्मा की ना ही कोई प्रकृति बताई गई, ना ही उसका स्वरूप स्पष्ट किया गया, तो आत्मा का ना ही कोई परिभाषा, ना अर्थ, ना स्वरूप और प्रकृति बताने में ये लोग असमर्थ रहे। अतः इस मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जो माने जाने वाली अवधारणा थी, इसे 16वीं शताब्दी के अंत तक अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है ना। और मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है, तो दर्शन शास्त्र। ठीक है। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान के रूप में माना गया, लेकिन बस 16वीं शताब्दी तक। आगे जो आता है वो आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले कौन है, तो पंपोनोजी। पंपोनोजी एक इटली के नागरिक थे, इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी का जो वर्गीकरण है या सब साइकोलॉजी जो शब्द बना है, ये साइकी धन लोगस से तो बना है, लेकिन इस साइकी का अर्थ ये नहीं होता है कि आत्मा। साइकी का अर्थ होता है मन, और लोगस का अर्थ तो अध्ययन करना होता ही है हर भाषा में। ठीक है। इन्होंने कहा कि अध्ययन का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए वही मनोविज्ञान है। तो इस प्रकार हम लोग को साइकी का दो अर्थ मिला, एक मिला आत्मा, और दूसरा जो मिलता है वो यहां पे मिला मन या मस्तिष्क। मस्तिष्क आत्मा कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं गैरिट महोदय। मस्तिष्क कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं पंपनोजी महोदय। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि साइकी का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए पे आता है मन, दूसरे पे आता है आत्मा, ऑप्शन नंबर तीसरे में मिलेगा ए तथा बी दोनों। तो अगर किसी के अनुसार ना देके डायरेक्ट पूछ लिया साइकी का अर्थ क्या है, तो आत्मा भी होता है और मन या मस्तिष्क भी होता है। अगर पंपेनोजी के अनुसार पूछ लिया साइकी का अर्थ क्या होता है, तो मन होता है। अगर गैरिट महोदय के अनुसार पूछ लिया साइकी का अर्थ क्या है, तो उनके अनुसार होता है आत्मा। ठीक है। अब आत्मा, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कह देने से छुट्टी नहीं है, उसका स्वरूप भी स्पष्ट करना होगा, उसकी प्रकृति ही बतानी होगी। और मन का विज्ञान तो कह दिए, लेकिन कालांतर में मन का अर्थ, प्रकृति, अस्तित्व, मापन के संदर्भ में कोई स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी शीघ्र ही समाप्त हो गई। तो सबसे पहले मन को, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, लेकिन यह परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। उसके बाद मन का विज्ञान माना गया, जिसमें मेन आते हैं पंपोनोजी, और इनके समर्थक में जो आते हैं जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड, ये सब इनके समर्थक में आते हैं। यानी मन का विज्ञान मनोविज्ञान ही कहने के पक्ष में थे। जब इसे भी अस्वीकार कर दिया गया, तब अगला जो आता है वो आता है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और मनोविज्ञान को आत्मा का, चेतना का विज्ञान कहने वाले आते हैं विलियम उंट, और इनके समर्थक हैं विलियम जेम्स, वाइव और जेम्सन ली। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है, बल्कि चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। और इन्होंने क्या बताया कि ये चेतना है क्या। इन्होंने कहा कि चेतना जो है मस्तिष्क का आंतरिक स्वरूप है, मस्तिष्क का आंतरिक स्वरूप है। मस्तिष्क का आंतरिक स्वरूप ही क्या है, चेतना है। और उसी के अंदर हमारी होती हैं भावनाएं, अनुभूति, संवेदना, ये सब उसी के अंतर्गत आती हैं। इन्होंने इसके अध्ययन के लिए 1979 में एक प्रयोगशाला खोली, प्रयोगशाला। विलियम उंट जर्मनी के थे, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में इन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली। कब खोली, तो 1879 में। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली, और इन्होंने वहां पे चेतना पे अध्ययन किया, चेतना पर अध्ययन किया। और अध्ययन किस विधि से किया, तो अंतर्दृष्टि विधि से, अंतर्दृष्टि विधि से। अंतर्दृष्टि विधि से चेतना पे इन्होंने अध्ययन किया।
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्दृष्टि विधि से। विलियम वुंट ने चेतना पे अध्ययन किस विधि से किया? तो अंतर्दृष्टि विधि से किया, ठीक है ना। और इस लिपजिंग शहर में, इस लिपजिंग शहर में जो लिपजिंग विश्वविद्यालय इन्होंने प्रयोगशाला खोली, शुरू में तो लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्तमान में इसे कार्ल मार्क यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी, जैसे पहले इस शहर के नाम पे यूनिवर्सिटी थी और अब हो गई है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। जैसे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी मान लो, पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी होगी, बाद में किसी का नाम जोड़ दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सेम उसी तरह से। तो इन्होंने अंतर्दृष्टि विधि से चेतना पे अध्ययन किया। इटली के रहने वाले थे और इन्होंने चेतना को क्या बताया कि मस्तिष्क का आंतरिक स्वरूप है और उसी के अंदर भावना, संवेदना और अनुभूतियां होती हैं। भावना क्या होता है? तो भावना क्या है? भावना विचारों का आंतरिक स्वरूप है, विचारों का आंतरिक स्वरूप है। जैसे हमारे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, उनका जो आंतरिक स्वरूप है वही भावना है। हमको अगर कोई कुछ कहा जो हमारे विचार से मेल नहीं खाता है, तो हम कहते हैं कि हमारी भावना को ठेस पहुंचा है। भावना को ठेस पहुंचा है मतलब हमारे विचार से मेल नहीं खाया है। भावना विचारों का आंतरिक स्वरूप होता है। अनुभूति, वॉट एवर वी फील, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो क्या है? अनुभूति है। संवेदना क्या होती है? तो संवेदना को समझते हैं। संवेदना क्या है? देखो हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां, इंद्रियां, नाक, आंख, कान, जिह्वा एवं त्वचा, त्वचा, इनके द्वारा, इनके द्वारा ही हमें ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक जाता है। जैसे अगर हमें महसूस हो रहा है कि कोई पीछे से बुला रहा है, तो कान से हम जानेंगे। कुछ हम देख रहे हैं तो आंख से किसी चीज का ज्ञान हो रहा है। हमको कुछ काट लिया है अगर, तो त्वचा से। स्वाद कैसा है? तो जीभ से। कुछ महक रहा है, नाक से। मतलब बाह्य जगत का जो कुछ भी हम लोग को ज्ञान होता है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होता है। वो इंद्रियां कितनी है? 5। इनके द्वारा जो ज्ञान हम लोग के मस्तिष्क में जाता है, सबसे पहले उसे कहते हैं संवेदना। उसे कहते हैं संवेदना। संवेदना यानी प्रथम ज्ञान, मानसिक स्थिति का प्रथम ज्ञान। और इसी संवेदना का जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब इसका नाम, पहचान या व्याख्या हम कर देते हैं, तो ये कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के बाद ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है या संज्ञान कहलाता है। ज्ञान या संज्ञान। जैसे हम बैठे हैं, हमको कोई कोई पीछे से कुछ काट लिया, तो हम जान नाम ना बताएं, पहचान ना पाए या व्याख्या ना कर पाए कि पीछे क्या है। सबसे पहले जो महसूस हुआ हमको पीछे से कुछ काटा, वही क्या है? संवेदना है। हम यहाँ बैठे हैं, कोई हमको बुला रहा है, आवाज सुने जैसे ही हमको संवेदना उत्पन्न हुई कि कोई बुला रहा है, उसका हम नाम ना जान पाए, पहचान ना बता पाए या व्याख्या ना करें, जैसे ही सुने वही हमारी संवेदना है। ठीक है। हमारे मुंह में कोई कुछ रखा, मुंह हम बंद किए, हमको स्वाद जैसे कुछ मिला कि हमारे मुंह में कुछ पड़ा है, वो क्या है? संवेदना है। हमारे ऊपर कुछ गिर गया, छिपकली, चूहा, सांप, तो हम जान पाए कि जो सांप है कि छिपकली है या चूहा है, उससे पहले हमको पता चलेगा कुछ हमारे ऊपर गिरा। तो जैसे ही कुछ हम लोग को अनुभव हो रहा है, वही क्या है? संवेदना है। संवेदना क्या है? मानसिक स्थिति का प्रथम ज्ञान ही क्या है? संवेदना है। और ज्ञान की संवेदना का जब प्रत्यक्षीकरण कर लेते हम लोग, बता देते हैं कि क्या हुआ भाई, कौन था क्या नहीं था, तो वही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है या संज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो विलियम उंट ने। इसके लिए इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली 1879 ईस्वी में। और उन्होंने चेतना का अध्ययन उसी यूनिवर्सिटी में किया या उसी प्रयोगशाला में किया। अंतर्दृष्टि विधि से इन्होंने बताया कि चेतना क्या है? तो मस्तिष्क का आंतरिक स्वरूप है। और उसका अध्ययन इन्होंने अंतर्दृष्टि विधि से किया। और उसके बाद 1880 में इन्होंने क्या किया? 1880 में
मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। विलियम वुंट महोदय ने 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और इसी वजह से विलियम वुंट को आधुनिक जनक, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक माना जाता है विलियम वुंट को। अब मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं तो दर्शन शास्त्र को। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र और आधुनिक जनक, आधुनिक जनक हो गए कौन? विलियम वुंट। और इसके जनक को, जनक केलर महोदय के अनुसार इसके जनक हैं अरस्तु। ये केलर महोदय के अनुसार, केलर जनक अरस्तु, केलर महोदय बस मान रहे हैं, पूर्ण सहमति नहीं है सबकी। लेकिन आधुनिक जनक विलियम वुंट। अब मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र, क्योंकि पहले दर्शन शास्त्र में ही एक यूनिट के तौर पे, एक अध्याय के तौर पे था मनोविज्ञान, बाद में उससे खींच के अलग किए विलियम वुंट। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाए स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की वजह से? तो विलियम वुंट। कालांतर में मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ, स्वरूप व अध्ययन विधि के संबंध में एक मत नहीं हो सके। मतलब इन्होंने चेतना को तो परिभाषित करने की कोशिश किया, लेकिन सभी लोग उस पर सहमति नहीं बना पाए और इस वजह से इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने से भी सभी लोगों ने मना कर दिया, यानी चेतना का विज्ञान वाली परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। ये आप लोग का लिपजिंग शहर की यूनिवर्सिटी पहले ऐसे थी, वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी लिपजिंग कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, वही है। ठीक है ना। जो प्रयोगशाला खोली थी उसका पुराना नाम था क्या? लिपजिंग विश्वविद्यालय। वर्तमान में इसका नाम हो गया क्या? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आगे आते हैं। पहले क्या था, यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहले आत्मा का मनोविज्ञान माना गया। आत्मा की कोई परिभाषा ना होने की वजह से इसको अस्वीकार किया गया। पंपनौजी महोदय आते हैं, वो बताते हैं कि मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है, उसकी भी परिभाषा स्पष्ट न होने की वजह से उसे भी नकार दिया गया। फिर आते हैं चेतना का मनोविज्ञान वाली परिभाषा लेके विलियम वुंट महोदय। उन्होंने योगदान तो अच्छा दिया, लेकिन सब लोग एक साथ या एक मत नहीं हो पाए, तो उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। 1890 तक तो चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा स्वीकार की जा रही थी, लेकिन जब उसे स्वीकार कर दिया गया तो 1890 से लेकर 1905 तक एकदम सन्नाटा रहा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में एकदम सन्नाटा रहा। 1905 लिखना था इसको, 1905 तक एकदम सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं, ना कोई परिभाषा, ना कोई खोज हो रही है। इस वजह से इसे कहते हैं मनोविज्ञान का बंजर काल। मनोविज्ञान के विकास क्रम का बंजर काल कहलाता है क्या? 1890 से 1905 तक का समय काल। और 1905 में एक स्लाइड ऐड करते हैं भाई। 1905 में विलियम मैकडूगल की एक बुक आती है, विलियम मैकडूगल, इनकी एक बुक आती है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। बिहेवियर या व्यवहार शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। व्यवहार। 1905 तक, 1890 से 1905 तक मनोविज्ञान के विकास क्रम का ये बंजर काल रहा। और 1905 में विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। और 1912-13 में जिस समय संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद के बीच में द्वंद्व चल रहा था, उसी द्वंद्व के बीच में वाटसन महोदय ने क्या कहा? वाटसन 1912-13 इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है।
व्यवहार का विज्ञान है। अब कहने से ही नहीं, व्यवहार को डिफाइन भी करना था, तो इन्होंने क्या कहा, सेम जो चीजें विलियम वुंट ने बताई थी कि चेतना क्या है, मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप ही क्या है, चेतना है। इन्होंने कहा कि मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप व्यवहार है। बाह्य स्वरूप व्यवहार है, मतलब व्यक्ति सर से लेके पांव तक जो कुछ भी कर रहा है वो सब उसका क्या है, व्यवहार है। उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो हम लोग उस पर प्रयोग नहीं कर सकते। वो पलट भी सकता है, लेकिन व्यवहार पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। व्यवहार, वॉट एवर ही विल डू, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका अध्ययन हम लोग करके उसके स्वरूप को इन्होंने बताया कि बाह्य स्वरूप है मस्तिष्क का, बाह्य स्वरूप या मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप ही व्यवहार है। यानी व्यक्ति नीचे से लेकर सर तक जो कुछ भी कर रहा है वो सब क्या है, व्यवहार है। और मनोविज्ञान को इन्होंने बताया व्यवहार का विज्ञान 1912-13 में। जब आप लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान के वाद या संप्रदाय, तो उसमें मिलेगा कि संरचनावाद, प्रकारवाद, उन दोनों के द्वंद से ही व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। और व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन। ठीक है, तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो विलियम मैकडूगल की है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने किया, तो वॉटसन, जे बी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कब परिभाषित किया, तो 1912-13 में। मनोविज्ञान के विकास क्रम का बंजर काल 1890 से 1905 तक। व्यवहारवाद के जनक तो वॉटसन। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे, तो जे बी वॉटसन, बी एफ स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, पावलव, स्किनर, ये सब इनके समर्थक रहे हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया, यानी ये लोग इनके समर्थक रहे हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में सर्वत्र स्वीकार किया था। सर्वत्र, सब जगह अब यही माना जा रहा है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक आई थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में, उसी में व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। वाटसन 1912-13 में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। और 1890 से 1905 तक का काल क्या, कौन सा काल है, तो बंजर काल कहलाता है। अच्छा, इस पूरे विकास क्रम को बैठ के बढ़िया से जब देखे उर्वरक निहारे बढ़िया से, तब इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई, और अब व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया या अपने मन को छोड़ा। देखो इंग्लिश में जो इनकी परिभाषा उन सब में हमेशा लेफ्ट, लेफ्ट शब्द मिलेगा। लेफ्ट का मतलब त्याग करना। तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई, और अब व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है या व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने इसी एक सेंटेंस में ही पूरे विकास क्रम को ही लाके रख दिया है। ठीक है, तो अगर दे इस सर्वप्रथम विज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई, और अब व्यवहार के विज्ञान की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है, तो विलियम वुडवर्थ का है। ठीक है, एक नजर में फिर से हम लोग देखते हैं इस मनोविज्ञान के विकास क्रम को। मनोविज्ञान, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, रुडोल्फ गाइकल, ये सब मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान या अंतःकरण के विज्ञान के रूप में स्वीकार किए। फिर आता है उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसे किसने कहा, तो पंपोनोजी। पंपोनोजी इटली के रहने वाले थे। इनके समर्थक जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड, ये सब इनके समर्थक रहे हैं। फिर उसके बाद इसे भी अस्वीकार कर दिया गया।
इसी भी अस्वीकार कर दिया गया। तीसरा आता है आप लोग का चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है विलियम वुंट की। इनके समर्थक रहे वाइब, जेम्स हेली। इन्होंने इसका अंतर्दृष्टि विधि से चेतना का अध्ययन किया। अंतर्दृष्टि विधि से चेतना का अध्ययन किया और इस अध्ययन के लिए इन्होंने एक प्रयोगशाला भी खोली जर्मनी के लिपजिंग शहर में। लिपजिंग शहर में, और उसी में इन्होंने बैठकर इस पे जब अध्ययन किया और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। 1879 में ये प्रयोगशाला खोली थी और आज भी वो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से चल रही है। और फिर बाद में चेतना की स्पष्ट परिभाषा न होने की वजह से व्यवहार का विज्ञान वाला संप्रत्यय लेकर आते हैं कौन? वाटसन, जॉन ब्रोडस वाटसन। इन्होंने 1912-13 में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1905 में विलियम मैकडूगल ने द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में अपना व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ये रहा इसका पूरा विकास क्रम। पहले आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, और इस पूरे विकास क्रम को एक शब्द में अगर कोई व्यवस्थित करते हैं तो वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, अपनी चेतना खोई, और अब व्यवहार के विज्ञान की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है ना? तो ये रहा आप लोग का विकास क्रम, मनोविज्ञान का विकास क्रम। अब मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है ना? विकास क्रम में अब वर्तमान में भी आप लोग को पता है कि सर्वत्र माने सभी जगह मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया जा रहा है आज तक। ठीक है? मनोविज्ञान की परिभाषाएं, सबसे पहले वाटसन की परिभाषा देखते हैं। वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अगर आप लोग मनोविज्ञान के अर्थ या विकास क्रम को समझ गए कि ये व्यवहार का विज्ञान है, तो आपको जितनी भी परिभाषा मिलेगी सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यवहार देखने में आप लोग को मिल जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए उसी में आचरण शब्द बढ़ा दिया। तो अगर धनात्मक विज्ञान है पूछे मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, तो वाटसन का। आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहे तो मैकडूगल के अनुसार। वुडवर्थ के शब्दों में मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वातावरण के संबंध में मतलब वातावरण के साथ मानव का क्या व्यवहार है उसी का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है, ये कहते हैं वुडवर्थ के शब्दों में। ठीक है ना? मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। हाँ, मनोविज्ञान जो है अब क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, यानी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसके व्यवहार का? तो ये प्राणियों के कह सकते हैं या मानव के साथ साथ पशु तथा पक्षी के भी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब सभी प्राणियों के, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके व्यवहार का अध्ययन करने वाला ही कौन है? मनोविज्ञान। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है, या मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। जिम बॉर्डे के शब्दों में, जिम बॉर्डो, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। हिलगार्ड, एटकिंसन एंड एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। सारी परिभाषा वही है। अगर अर्थ और विकास क्रम समझ गए हैं तो परिभाषा में थोड़ा सा 2-4 शब्द इधर उधर है, जो कीवर्ड्स वही हम लोग को देखना है। ठीक है ना? अगर आप लोग बीए में हैं, एमए में हैं, डीएलएड या बीएड में हैं, लिखने में देना है, कोई एक दो परिभाषा रख लो, वही लिख देंगे, आपका हो जाएगा कोटेशन। लेकिन यदि आप नेट के लिए देख रहे हैं तो आपके पास जितनी भी बुक हैं उन बुक में जितना भी परिभाषा मिले सब आप अगर रट डाल रहे हैं तब भी कम है। ठीक है ना? क्योंकि वो कभी भी कहीं से किसी का भी कोटेशन का क्वेश्चन पूछ लेता है और नेट में लगभग 3-4 कोटेशन तो आने ही आने हैं। ठीक है ना?
तो ये मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं रही हैं। वाटसन का, मैक्डूगल का, वुडवर्थ के शब्दों में हम लोग ने देख ही लिया है। अब मनोविज्ञान की शाखा या कार्यक्षेत्र आता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो मनोविज्ञान की शाखाएं या कार्यक्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है, धीरे 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 बहुत ही ब्रॉड है। और वो लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य विज्ञान। तो इस मनोविज्ञान की शाखाएं आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो दर्शन शास्त्र से, यानी ये जड़ जो है वो दर्शन शास्त्र ही है, दर्शन शास्त्र। और फिर उसके बाद जो मनोविज्ञान निकला, ये मनोविज्ञान 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 क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान है। इसकी शाखाएं तमाम है। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, और क्या हो सकता है, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है इसका। प्रौढ़ मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, और क्या, सैन्य मनोविज्ञान। बारी बारी से एक को देख लेते हैं हम लोग अभी। और क्या हुआ, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। जितना भी चीजें हैं सबके आगे मनोविज्ञान लगा दो, सबका अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान। अच्छा, मेन तो हम लोग भूल ही गए, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दो जो हाइलाइटेड हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, इसका अध्ययन हम लोग को करना है, क्योंकि शैक्षिक परिस्थिति में जो व्यवहार का अध्ययन करे वो शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य व्यवहारों का जो अध्ययन करे वो सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मानव के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान। देखो, सामान्य मनोविज्ञान जो प्राणियों के सामान्य व्यवहारों का अध्ययन करता है, असामान्य मनोविज्ञान प्राणियों के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करता है। मानव मनोविज्ञान प्राणी में पशु पक्षी मानव तीनों आएंगे, लेकिन मानव मनोविज्ञान में केवल मानव ही आएगा। पशु मनोविज्ञान, पशु एवं पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करना, पशु मनोविज्ञान। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना, बाल मनोविज्ञान। किशोर के व्यवहार का अध्ययन करना, किशोर मनोविज्ञान। प्रौढ़ के व्यवहार का अध्ययन करना, प्रौढ़ मनोविज्ञान। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना, सामाजिक मनोविज्ञान। सैन्य, सैन्य का मतलब सैनिक, तो सैनिकों के व्यवहार का अध्ययन करना सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का अध्ययन करना, व्यक्तित्व मनोविज्ञान या पर्सनालिटी व्यक्तित्व मनोविज्ञान आएगा। विकासात्मक, विकासात्मक परिस्थितियों में व्यवहार के अध्ययन को विकासात्मक मनोविज्ञान। अन्य जितनी भी शाखाएं हैं, प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक अवस्था में व्यवहार का अध्ययन, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से जो परे हैं, स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म, अगले जन्म की बातों के बारे में व्यक्तियों का क्या व्यवहार होता है, तो उसका अध्ययन करना अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक, विकासात्मक, सैन्य, व्यक्तित्व, दैहिक, दैहिक व्यवहार का अध्ययन करना दैहिक मनोविज्ञान। परामर्श, निदानात्मक। देखो, दो शब्द आता है, एक आता है निदान और एक आता है उपचार। क्या अंतर है भाई निदान और उपचार में? निदान और उपचार में क्या अंतर है? तो देखो, निदान क्या है? निदान है समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना निदान है। डायग्नोसिस, आप लोग देखोगे फलाना डायग्नोसिस सेंटर, वहां आप जाओगे तो आपको वहां इलाज नहीं होगा, वहां आपकी बीमारी का पता लगाया जाएगा, ठीक है ना। एक्सरे करे, अल्ट्रासाउंड करे, कुछ करे,
लेकिन वहाँ निदान का मतलब समस्या का पता लगाया जाएगा, बीमारी का पता लगाया जाएगा। उपचार का मतलब है बीमारी को दूर करना या उसका इलाज करना, इलाज करना, ठीक है ना। तो ये दो शब्द आते हैं। कभी कभी ऑर्डर में सहने के लिए दे देता है कि डॉक्टर, मरीज, अस्पताल, निदान और उपचार को एक ऑर्डर में रखिए। तो सबसे पहले मरीज आता है, मरीज कहाँ जाएगा? अस्पताल में, दूसरे नंबर पे अस्पताल, अस्पताल में डॉक्टर से मिलेगा तो तीसरे नंबर पे डॉक्टर। और निदान और उपचार में क्या होगा? पहले इलाज होगा कि पहले समस्या या बीमारी का पता लगाया जाएगा? तो पहले बीमारी का पता लगाया जाएगा, तो निदान पहले और उपचार उसके बाद आता है, ठीक है ना। तो नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक परिस्थितियों में, औद्योगिक क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन करने वाला औद्योगिक मनोविज्ञान, प्रौढ़, किशोर, बाल, पशु, मानव, असमान, सामान्य मनोविज्ञान, ये सब उसकी शाखाएं हैं। अन्य बहुत सारी शाखाएं हैं, मेन मेन जो थी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है ना। आगे क्या आता है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान। हाँ, तो शिक्षा हम लोग देखे थे। आप लोग अगर वीडियो पिछला देखें तो आप लोग को याद होगा कि हमने बताया था सूत्र रूप में शिक्षा हम किसे कहते हैं? तो व्यवहार का परिमार्जन ही शिक्षा है। मतलब व्यवहार में मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन ही शिक्षा है। व्यवहार का परिमार्जन शिक्षा है। मनोविज्ञान आज देखे, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, यानी व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान, या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ पता है, मनोविज्ञान का अर्थ पता है, दोनों को मिला दो तो क्या हुआ? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं? तो कॉलिसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों या परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के जो सिद्धांत में परिणाम है उन्हीं का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना क्या है? मनोविज्ञान है। ये कॉलिसेनिक के अनुसार है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, या इनके शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। हम लोग देखे थे कि शिक्षा की प्रकृति में शिक्षा क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान है। कौन कहें? क्रो एंड क्रो। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। तो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित विज्ञान की वह शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है, स्किनर के अनुसार। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना है क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, ट्रो के अनुसार। और स्टीफन के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये सब परिभाषाएं आप लोग को बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी अगर शिक्षा और मनोविज्ञान को अलग अलग बढ़िया से समझ लिए हैं तो। आगे क्या आता है? शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन, मनन व चिंतन का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार ही होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के चिंतन, मनन व अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। शैक्षिक परिस्थितियों में अगर हो रहा है तो शिक्षा मनोविज्ञान, सैन्य परिस्थितियों में हो रहा है तो सैन्य मनोविज्ञान, बालक की परिस्थिति में हो रहा है बालक के व्यवहार का तो बाल मनोविज्ञान। तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं, आप लोग देख लेना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार में सुधार या परिमार्जन है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा द्रुत माने तेज बनाकर शिक्षा अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान की मूलभूत संपत्तियों, सिद्धांतों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। ये सब उसकी विशेषताएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अगर शिक्षा मनोविज्ञान बढ़िया से समझ गए हैं तो उसकी विशेषताएं जो जो उसमें दिख रहा है वो सब उसकी विशेषता है। जैसे विशेषता कहते किसी में, किसी बालक को ले लो, अजय, रामू, श्यामू, कालू, चंगरू, मगरू, किसी को भी ले लो।
अगर उसकी विशेषता की बात करें, हम कहें देखो ये गोलू है, गोलू बहुत सीधा लड़का है, उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी उसकी विशेषता है। गोलू डेली पढ़ने आता है, क्लास में किसी से बात नहीं करता है, जो कहा जाता है उसका तुरंत अनुसरण करता है, वो सब उसकी क्या हो जाएंगी, विशेषताएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या काम करता है, उसकी जो अच्छाई वो सब उसकी विशेषताएं कहलाएंगी। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों की रुचियों व अभिरुचियों का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब छात्र की क्या रुचि है, वो किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसको प्राप्त करो और उसी में उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है। छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना, छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना, वो जिस अवस्था के योग्य हैं, जिस लायक हैं, उसी रूप में उसको आगे बढ़ाया जाए उसी क्षेत्र में। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान करना, शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग एक चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे, वातावरण या एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण पूरा अध्ययन ही है ये चैप्टर है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, मिला जुला के वही है कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। उसके उद्देश्य ये सारे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखें क्या, या अभी तक शिक्षा शास्त्र की जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, दूसरी क्लास, अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, शिक्षा को हमने डिस्कस किया, शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति, कारण, जो भी थे। आज मनोविज्ञान को देखें। मनोविज्ञान में क्या क्या, इसका विकास क्रम, विकास क्रम, विकास क्रम आप लोग को याद ही हो गया होगा। पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, और अब व्यवहार। ठीक है ना। और व्यवहार को ही अब स्वीकार किया जा रहा है। विकास क्रम के बाद इसकी परिभाषा देखें, इसकी विशेषताएं देखें, इसकी शाखाएं देखें, और इसकी प्रकृति, और जो भी चीजें थी आज हम लोग डिस्कस किए। अब आगे शिक्षा मनोविज्ञान के आगे इसी को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। आप लोग बने रहिए। जय हिंद।